आप देख रहे हैं अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ श्री शुक्ला। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को 27 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद आरोप लगाया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा में तकरीबन 20,000 मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट काट दिए थे। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक अखिलेश यादव से सबूत और दस्तावेज के साथ अपने आरोपों से जुड़ा जवाब मांगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव के पास ऐसी जानकारी है तो वो सिलसिलेवार तौर पर पूरी जानकारी कि किस विधानसभा से कितने मतदाताओं के नाम काटे हैं वो केंद्र चुनाव आयोग को दे। सपा प्रमुख ने कुछ दिनों पहले लखनऊ में पार्टी के अधिवेशन में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार का कारण बताया था चुनाव आयोग को। और अखिलेश ने अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव में हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हज़ार वोट हटवा दिए गए। उन्होंने यूपी सरकार की बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा सरकारी तंत्र मिल गया है और चुनाव में समाजवादी पार्टी की मिली हुई जीत को बीजेपी की झोली में डाल दिया गया। अब लखीमपुर में गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश ने ट्वीट किया और एक ही जाति के लोगों को लंबी छुट्टी पर भेजा जा रहा है, ये कहकर उन्होंने इस ट्वीट को किया। तो सरकार की तरफ से भी पलटवार आना लाजमी था। दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश उपचुनाव में होने वाले हार से डर गए हैं, बौखलाहट में हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग से अखिलेश विवाद की वजह क्या है? अखिलेश को ऐसा क्यों लगता है कि नाम काटे गए हैं और कौन एक जाति को टारगेट कर रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिएक्शन सुन लीजिए। पीड़ित कक्षों से राजनीति नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं लेकर जन जन तक पहुंची है और गोला के लोगों ने घर से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी को अपना आशीर्वाद दिया है। हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के पास न कोई नीति है न एजेंडा है। 14, 17, 19, 22 चार बार जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हम लोग तो हर प्रकार से उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं और वह लेकर के जाएंगे। और गोला गोकर्ण जो हमारी विधानसभा है, जहां हमारे विधायक अरविंद गिरी जी का दुखद निधन हुआ था, वहां उन्हीं के पुत्र और भाजपा प्रत्याशी श्री अमन गिरी जी के समर्थन में वहां पूरा आशीर्वाद वहां की जनता दे रही है और बहुत बड़े अंतर से वहां कमल का फूल खिलेगा। तो आज चर्चा है कि अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया है, क्योंकि आरोप बड़ा है। आरोप बड़ा होना लाजमी है क्योंकि उन्होंने कहा 20-20 हज़ार वोट काट लिए गए यादव और मुसलमानों के, और इसी वजह से उनको जीत नहीं मिल पाई। इसके अलावा उन्होंने जो ट्वीट कर दिया उसके बाद इस बात में और तेज़ी आ गई और इस पर रिएक्शंस भी आने लगे, जैसे आपने सुने। उन्होंने कहा कि एक जाति के लोगों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। समीर सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनोज पांडे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। समीर सिंह के अलावा हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश चंद्रा हैं और मनीष सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं मनीष सिंह के पास चलता हूं। मनीष जी, ऐसी क्या वजह या क्या कारण आन पड़ा जो ये लगा कि 20-20 हज़ार वोट काट दिए गए, और इसके अलावा अब उपचुनाव से एक दिन पहले वो ये ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि एक जाति के लोगों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है? देखिए श्रेय जी, यह बहुत ही विकट परिस्थिति उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में पैदा हो गई है कि चुनाव आयोग आज के समय में केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करता है कि केंद्र सरकार की राजनीतिक मंशा क्या है और केंद्र सरकार की राजनीतिक मंशा कैसे पूरा होगी, उसकी मंशा को फलीभूत करने के लिए चुनाव आयोग आज सवालों के घेरे में है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण, हम कुछ वर्ष पीछे लेकर के आपको जाना चाहेंगे। जब 2022 का इलेक्शन हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव बड़े पैमाने पर हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में बैठे हुए लोग हैं और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर जिस तरह से दबाव बनाया, जिस तरह से दबाव में ला करके पुलिस प्रशासन के लोगों को
समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस भेजा जा रहा था। पुलिस को भेज करके और नोटिस चिपकाया जा रहा था। ग्राम प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विचारों के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों के समर्थक है, बीडीसी सदस्य हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे जिला पंचायत के उस समय के जो अध्यक्ष थे, उन लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, पूरा हिंदुस्तान देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नंगई और गुंडई किया, उससे आज कहीं ना कहीं हमेशा से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चुनाव आयोग को धता बताते हुए शासन प्रशासन पर दबाव बना करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को, समाजवादी पार्टी के प्रचारकों को, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, यहां तक कि जो निचली इकाई है हमारी, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो निचली इकाई हमारी काम करती है, ग्राम प्रधान, बीडीसी से, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का हमेशा अंदेशा रहता है। जैसे उपचुनाव आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ, 36% रामपुर में मतदान, मतलब कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है कि इतना कम मतदान उपचुनाव में कैसे हो सकता है। ग्राम प्रधानों से लेकर के बीडीसी सदस्यों को रोका गया, उसके बाद से गांव के लोगों को बैरिकेड करके प्रशासन के लोगों ने मतदान स्थल तक जाने से रोका और घरों घरों पर नोटिस चिपकाया गया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा एक बात को सोचना चाहिए कि हमने बहुत कठिनाइयों से, बहुत ही त्याग और बहुत ही तपस्या के बाद हमने इस लोकतंत्र को हासिल किया है। लोग किसी की भी सरकार बने, हम हारेंगे जीतेंगे वो एक अलग बात है, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन यह भारत देश मजबूत रहना चाहिए। और समाजवादियों का हमेशा से मानना है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा यह मानना रहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, हमारा समाज कैसे बटे नहीं, एकता के साथ कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए हमें स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए और सिद्धांतपूर्ण राजनीति करनी चाहिए। कभी भी ऐसी नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए जिसका हमको दूरगामी दुष्परिणाम भोगना पड़े। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अब तो जो चुनाव आयोग है उसने मांग लिया है, कहा कि अब आप बताइए सिलसिलेवार कि कहाँ आपको लगता है कहाँ पे वोट काटे गए हैं, 20-20 हज़ार वोट कहाँ काटे गए हैं। उन्होंने तो स्पेसिफिक एक फिगर दे दी, तो अब तो ये तो आप लोग को जवाब देना होगा कि भाई बताइए कहाँ कहाँ कटे हैं वोट। श्रेय जी, चुनाव आयोग भी, अगर चुनाव आयोग ने यह मांग किया है तो यह पब्लिक डोमेन में है और हमने भी चुनाव आयोग के सामने जो भी साक्ष्य होंगे वो साक्ष्य हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास एविडेंस है और हम चुनाव आयोग के पास सामने लेकर के जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम साक्ष्य सबूत हम चुनाव आयोग को देंगे, 2022 के चुनाव इलेक्शन को उनको खारिज करना पड़ेगा और फिर चुनाव आयोग को इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और चुनाव आयोग को इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इस मैंडेट को खारिज करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। अच्छा, आपको लगता है कि मैंडेट को खारिज करना पड़ेगा? समीर सिंह जी के पास जाता हूं मैं। समीर सिंह जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये जो मैंडेट मिला इसी को खारिज करना पड़ेगा, उनके पास इतने मजबूत दस्तावेज हैं। जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की नीतियों के विपरीत बोल रहे हैं। अभी मैं इनका प्रवचन सुन रहा था, नीति की बात कर रहे थे, सिद्धांत की बात कर रहे थे। उस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जिस समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लोकतंत्र का हमला किसने बोला था? हल्ला किसने बोला था? अयोध्या में गोली किसने चलाई थी? आतंकवादियों का मुकदमा किसने लिया था? गुंडों और माफियाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध करने का पुलिस का संरक्षण किसने दिया था? थानों के अंदर सरकार की हत्याएं हो रही थी। और ऐसे लोग जब लोकतंत्र और नैतिकता की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा हास्यास्पद होता है। देखिए श्रेय जी, मुझे कुछ और नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर कहना है कि लोकतंत्र की मर्यादा किसने तोड़ा? पत्रकारों पर हमला किसने किया? न्यायपालिका पर हमला किसने किया? अब खुल के किया और कहा भी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी रहे हो स्वर्गीय, और चाहे अखिलेश यादव जी रहे, कोरोना की वैक्सीन को पूरी दुनिया करा रही थी और भाजपा की वैक्सीन किसने बताया? अखिलेश यादव। पूरे 5 साल आजमगढ़ ये नहीं गए और जनता ने हरा दिया। ठीकरा किसका फोड़ा? भारतीय जनता पार्टी का। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 में आप हार गए, 2017 आप हार गए, 2022 आप हार गए, नगर निगम के सारे चुनाव आप हार गए, कोई चुनाव जीते हो? 2017 में आपका कहां मेयर बना था?
2022 में नगर निगम होने जा रहा है, आप कहां जीत रहे हो? जिला पंचायत का चुनाव आप हार गए और आप निर्वाचन आयोग का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। आखिर आपकी मानसिकता, आपकी नैतिकता कहां चली जाती? नहीं, उनका समीर जी उनका कहना है कि आप लोग दबाव बनाते हैं, अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं, वोटर लिस्ट से नाम कटवाते हैं और भी एक जाति विशेष के लोगों को छुट्टी पे भेज देते हैं। ट्वीट किया अखिलेश ने। जी, आज 2022 में हम खड़े हैं। दुनिया की बात मैं करता हूँ, उत्तर प्रदेश की भी बात मैं करता हूँ। आज छोटी सी छोटी घटना सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से तहलका मचाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी विधानसभा के अंदर 20,000 लोगों के नाम काट दिए जाएंगे और वो खबर प्रकाशित नहीं होगी? उसको अखिलेश यादव को 10 साल बाद बताना पड़ेगा कि साहब 20,000 नाम कट गए थे, इस नाते हम 14 हार गए, 17 हार गए, 22 हार गए, 19 मायावती से गठबंधन करने के बाद पूरी तरह से हार गए, बाई इलेक्शन हार गए। और मैं बताता हूँ आपको, 2020 में कोरोना में 6 बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत पाई थी जौनपुर के अंदर, बाकी 5 सीटों पर 21 नंबर पर थे, ये बता नहीं सकते। 2 सीटों पर कांग्रेस सेकेंड थी और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सेकेंड सीट रहेगी। इनको राजनीतिक जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि अखिलेश जी बाई इलेक्शन हारने से पहले और नगर निगम चुनाव हारने से पहले अपने चेहरे को बचाने के लिए, अच्छी बात है, निर्वाचन आयोग पर टीकरा फोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर टीकरा फोड़ेंगे। ये होना ही है, ये होना ही है। और जो बाद में होना था उसको अखिलेश यादव ने पहले कह दिया। ये कोई नई बात अखिलेश यादव ने नहीं कहा। जी, हेमंत जी के पास जाऊंगा। हेमंत जी, जिस तरह के आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने, कितना गंभीर मानते हैं और उसको कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए? कौन से गंभीर आरोप हैं, मुझे समझ नहीं आता। आरोप कब लगे, कब के आरोप कब लगे? देखिए, लोकतंत्र में सत्ता किसी के पास हो, कोशिश करनी चाहिए, सामान्य तौर पर अपेक्षित है कि जो भी अपोजिशन है वो कम से कम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कानून सम्मत गठित संस्थाएं हैं, जिन पर महत्तम जिम्मेदारी है लोकतंत्र की प्रक्रिया के सम्यक संचालन का, उस पर खुलेआम सरेआम इस तरह के इल्जाम न लगाएं। और अगर इल्जाम लगाएं तो उसको साबित करें। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगे हैं, ऐसा नहीं पहली बार इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा रहा है, कई मौकों पर अपोजिशन आरोप लगा चुका है। लेकिन इस तरह का आरोप, आप सोचिए शेर जी, अगर 15,000 वोट 20,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी भाई साहब काट दिए जाएं तो वहां आग लग जाएगी, पब्लिक सड़क पे आ जाएगी, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी, काबू नहीं कर पाएगी। और अगर कहीं 10,000 15,000 वोट की लूट करा करके, गलत गिनती करा करके, ईवीएम में हेर फेर करके कोई सीट जीत ले तो भाई साहब आग लग जाएगी। कोई कैंडिडेट अपनी हार ऐसे बर्दाश्त नहीं करता, कोई पार्टी अपनी हार ऐसे बर्दाश्त नहीं करती। दूसरे, अगर ऐसा हुआ होता तो जब ये हुआ तब क्यों कुछ नहीं हुआ साहब? जनता कहाँ थी? क्या इंतजार कर रही थी 6 महीने बाद हम आरोप लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन को नंगा करेंगे? उसी वक्त करते ना, तुरंत करते कि ऐसा ऐसा हुआ, आपने गलत किया। और अगर किया है तो निश्चित रूप से जवाब दें, और जवाब न देंगे फिर वही दशा होगी जैसे इस देश में ईवीएम हैकिंग को लेकर के, आपको याद होगा से कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बयान, कितने साक्ष्य, कितनी मैकेनिज्म, क्या क्या प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? तो हम कहीं न कहीं जाकर किसी संस्था पर विश्वास करेंगे साहब। हाँ, ये अलग बात है, उस संस्था के गठन का जो तरीका है वो सरकारी है। सरकारी गठन, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने होंगे तो क्या सरकार की राय नहीं ली जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। तो जो सरकार में है वो अपना काम कर रही है, जो अपोजिशन में है वो अपना काम करें, लेकिन वो जरूरी काम जो है वो करें, वो जनता के बीच में जाए।
ये सवाल जनता क्यों उठा रही है? एक इंडिविजुअल क्यों उठा रहा, एक पार्टी खाली क्यों उठा रही है, इतना लेट क्यों उठा रही? इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं ये सवाल उठाने पर। तो मुझे नहीं लगता कि प्रथम दृष्टया और सत्य के करीब जाइए तो इस तरह की चीजें कभी साबित हुई हैं। और अगर इस तरह की स्थिति आने लगे तो माफ कीजिएगा, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इसकी दशा दुर्दशा पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, जहाँ कदम कदम मारामारी होती है, पटका पटकी होती है। ऐसी स्थिति नहीं है। कृपया जो वातावरण है उसको अधिक दूषित न करें ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं। बाकी एक बात तो इसमें स्थापित सत्य है कि श्री अखिलेश यादव, हमारी दुआ है कि बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़े, खूब अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन हमने देखा है कि 2014 में सत्ता में रहते क्या 2014 में भी कोई मैनिपुलेशन हुआ ईवीएम में या किसी सिस्टम में? सरकार तो आप चला रहे थे, हटिए। 2017 में इलेक्शन हुआ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आप थे, मशीनरी आप पास थी, प्रशासन शासन उत्तर प्रदेश था जिसके आप कार्यवाहक सीएम थे, तब आपने कोई आरोप नहीं लगाया। विलंबित आरोप प्रथम दृष्टया किसी भी मुकदमे को कमजोर साबित करते रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे तो लगता है कि बजाय इसके समाजवादी पार्टी जमीन बजाय इकट्ठा करे लोगों को, जैसे नेताजी किया करते थे। और समाजवादी पार्टी ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं श्री जी कि डेमोक्रेसी में, बड़ी डेमोक्रेसी में, भारत जैसे डेमोक्रेसी में, उत्तर प्रदेश जैसे महाराजनीतिक राज्य में अगर अपोजिशन कमजोर होता है तो इससे जो सत्ता चला रहे हैं उनको मनमानी के अवसर अब स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। तो इनको ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, इनको अपनी हैसियत बना कर रखनी चाहिए, अपनी मजबूती सदन से लेकर सड़क तक रखनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपको पिछली असेंबली की याद होगी 17 से 22 तक, 17 से 22 तक का पोजीशन कहाँ था? कुल मिला लीजिए तो 50-60 सीटों में सिमट गए, 60 सीटों में। तो चलिए सदन में आप कमजोर हैं, तो सड़क पे तो दिखते महाराज। डेमोक्रेसी में आप भले चुनाव कम जीते, आप बताएं मेरे को राम मनोहर लोहिया कितने चुनाव जीते थे? चुनाव हार जाते थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया की आवाज सड़क से भी जब जाती थी तो इसको इस देश का पीएम बहुत गंभीरता से सुनता था, गुनता था, विचार करता था, तब फैसला लेता था। तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए। सदन में कमजोर हो तो सड़क पे ऐसी आवाज रखो। एक ट्विटर और इधर वाला जो जब से चल गया है ना, राजनीति का अंदाज ही बदल गया। मैं तो नेताजी को कहता हूँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव, ध्यान रखिएगा शेष जी, अब नहीं एक धरती पे स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद काशीराम मायावती सरकार से सपोर्ट वापस लेते हैं, मुलायम सिंह कोशिश करते हैं किसी तरीके से सरकार बनी रहे, भाजपा की सरकार ना आए। उनकी पहले से डील हो गई थी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सरकार गिर जाती है। मुलायम सिंह यादव एक दिन नहीं रुकते हैं लखनऊ में। मैं उनके साथ स्वयं गया था, स्वयं उनके साथ गया था, और उनके पीएसओ जो थे यहां से चले गए इटावा। तीसरे दिन एक सिकोहाबाद जगह है इटावा के आगे, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी खुद की है जसवंत नगर, उसके ठीक आगे वहां 60,000 की भीड़ नेताजी के इंतजार कर रही थी साहब, सरकार गिरने के बाद। तो इस तरह की पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, जैसी पॉलिटिक्स नेताजी मुलायम सिंह यादव करते थे, समग्र सड़क पे उतर के पॉलिटिक्स, ऐसे ताव वाली राजनीति। ये जी वो करो, ये ट्विटर में इनको मार दिया, इन्होंने हरा दिया, अरे हरा दिया, दिखाओ बात। जी जी बिल्कुल, सामान्य सी बात है। सुनिए जी, मैं हरीश चंद जी के पास जाऊंगा। हरीश चंद जी ये बताइए कि जी मैं अभी आपके पास आऊंगा। हरीश चंद जी ये बताइए कि जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो दबाव में काम करते हैं, खासतौर पर चुनाव में, और सरकार जो मौजूदा सरकार होती है वो दबाव बनाती है। आपने लंबे समय तक सर्विस की है, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन टाइम में दबाव बनाया जाता है और आप लोग दबाव में काम करते हैं? देखिए, किस तरह की सरकार है, क्या देश के मौजूदा हालात हैं, इस पर निर्भर करता है। वैसे चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी हो या प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या इलेक्शन, ये निश्चित रूप से देश के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है कि अगर विपक्ष लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, जिलाधिकारी की निष्पक्षता पर, अधिकारियों की, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आपने देखा होगा जब इसी देश में टी.एन. शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लिगदो साहब थे, कोई व्यक्ति इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था। लेकिन जो मौजूदा देश के हालत हैं, ये विपक्ष के लोग अक्सर लगाते हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो कभी भी किसी सरकार के दबाव में काम नहीं किया, आप जानते होंगे, लेकिन अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, वो कहते हैं कि यादव अधिकारियों को हटाया गया, पुलिस अफसरों का, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मेरे सामने कोई आंकड़ा नहीं है, कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता, और नाम नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि उन अधिकारियों की नौकरी की बात होती है, उनकी सुरक्षा की बात होती है, उनके कैरियर की बात होती है। तो अगर केवल प्रश्न ही उठाया जाता है, अपोजिशन प्रश्न उठाती है, तो निश्चित रूप से इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयुक्त को, जिलाधिकारी को निश्चित रूप से इस पर इसकी जांच करनी चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। तभी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराया जा सकता। जी, मैं डॉक्टर मनोज पांडे का रुख करूंगा। मनोज जी, ये बताइए कि अक्सर देखा गया है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठा दिया जाता है, जैसे हेमंत तिवारी जी ने भी जिक्र किया कि ईवीएम पर सवाल उठा दिया गया, ईवीएम की बहुत लंबी मॉनिटरिंग हुई, तमाम तरह के टेस्ट किए गए, उसके बाद अब अखिलेश यादव भी इस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि वोट काट लिए गए या एक जाति विशेष के लोगों को भेजा जा रहा है। तो चुनाव से पहले इस तरह की बातें उठाना, कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुद्दों की कमी है? बड़ा गंभीर और बड़ा राजनीतिक प्रश्न आपने किया। मैं सुन रहा था, सबको सुन रहा था, हेमंत जी को भी सुन रहा था, हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाई समीर जी को भी सुन रहा था, मनीष जी को भी हमने सुना, हरिशंकर जी को भी मैं सुन रहा था, वो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न लगाने और प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है, तो एक बात बता दें कि टी.एन. शेषन साहब से पहले भी चुनाव आयोग पर प्रश्न लगता था। लिंगदो जी थे, टी.एन. शेषन साहब थे, या कुछ दिनों तक चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगना बंद हुआ और लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें चुनाव आयोग है। उसके बाद से फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगने लगे। प्रश्न ये नहीं है कि आरोप लग रहा है, प्रश्न ये है कि आरोप कौन लगा रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखें तो इस वर्तमान में अब दो ही दलों, ध्रुवीकरण है राजनीति का। कांग्रेस का उतना कोई अब बहुत जनाधार बचा नहीं। बसपा के बारे में भी ये हम कह सकते हैं, अभी भाई हेमंत जी कह रहे थे नेताजी के बारे में, बसपा के बारे में भी अब बहुत ज़्यादा बड़ा स्पष्ट है कि बसपा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब न के बराबर मान के चलिए। अगर कोई चमत्कार हो गया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि चमत्कार नहीं हुआ तो बसपा और कांग्रेस लगभग बराबर बराबर पर रहेंगे। अब इन दोनों में कोई राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इनकी न तो ज़मीनी पकड़ बची है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दो मुख्य रूप से राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है। यदि विपक्ष, वो भी मजबूत विपक्ष, कोई आरोप लगा रहा है तो प्राइमा फेसाई एक बात मानना चाहिए। हेमंत जी कह रहे थे कि बहुत देर से आरोप लगा, ठीक है, कभी कभी आरोप देर में भी लगते हैं, कभी कभी राजनीतिक दल देर में भी बातें करते हैं। यदि आरोप लग रहा है तो एक तो गंभीर विषय है, दूसरा चूंकि चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक उनसे जवाब मांगा है तो 10 नवंबर का इंतजार कर लिया जाए। अभी पार्लियामेंट देखिए, गोला का जो चुनाव है वो उपचुनाव है। उपचुनाव में बहुत ज़्यादा इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि इनके वोट कटे या उनके वोट बने। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो 10 नवंबर तक मांगा है तो अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और अखिलेश जी यदि आरोप लगा रहे हैं और इसे साबित नहीं कर पाते हैं
तो इसकी राजनीतिक कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है इस समय, और उनकी बातें राजनीतिक रूप से गंभीरता से ली जाएंगी और उन्हें गंभीर राजनीतिक बात करना चाहिए। यदि वो ऐसा कहते हैं और साबित करने में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से उनको राजनीतिक इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन यदि साबित करने में सफल नहीं रहते हैं तो राजनीतिक रूप से उस पर उनकी किरकिरी होगी और राजनीतिक रूप से उनका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अभी 10 नवंबर तक इस विषय में कुछ भी कहना, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, ये बात आ रही है, तो एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर किसी भी राजनीतिक दल को, अखिलेश जी को भी बड़ा गंभीरता से बयान देना चाहिए और अगर वो ऐसा कहते हैं तो इसे साबित करने का प्रयास भी करना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है, जहां तक राजनीतिक बातें हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि वो जाति विशेष का वोट, राजनीति में जाति विशेष की बात तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि जाति विशेष का वोट इतना कट जाएगा तो निश्चित रूप से लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग सड़कों पर होते, और तमाम मीडिया है, तमाम चैनल है, सोशल मीडिया है, तो इतनी बड़ी बात साबित करना मुझे लगता है कि इतना देर में बड़ा कठिन भी रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने आरोप लगाया, आरोपों को देख लिया जाए। अब बहुत देर नहीं है, 10 नवंबर आने वाला है और यदि ये आरोप सतही हुए तो भैया बड़ी बहुत किरकिरी होगी, ये बड़ा स्पष्ट है। मनीष जी, ये बताइए कि जो बीजेपी है, डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं आप लोग बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो उपचुनाव हैं वो भी हारने जा रहे हैं और इस वजह से आप पहले से ये एक प्रैक्टिस बना रहे हैं कि ताकि कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आरोप ना लगा पाए कि आपकी ज़मीन खिसक गई या आपके पास उतना वोट नहीं रह गया। श्रेय जी, दोनों डिप्टी सीएम जो बात कह रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वो उनकी आपस की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है उससे परिलक्षित हो रही है, एक बात। दूसरी बात, समीर जी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संभवतः ये वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इनको दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो पार्टी लाइन है उसके बारे में इनको ज्यादा जानकारी है। समीर सिंह जी, क्या आप इस बात की जानकारी अब दर्शकों को और हम लोगों को क्या देना मुनासिब समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज लोक निर्माण विभाग के मिनिस्टर ने जो प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है, उस पत्र में जो उन्होंने मजमून बनाया है उसका संदेश जानते हैं राजनीति में, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कितना बड़ा है, समझ रहे हैं इस बात को? दूसरी बात, श्री अखिलेश यादव जी की राजनीतिक क्रेडिबिलिटी पर और राजनीतिक सोच पर जब सवाल उठता है तो हम लोगों को कभी कभी बहुत तकलीफ होता है कि आदरणीय हेमंत तिवारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज पांडे जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहां पर इस पैनल में बैठे हैं। आप सोचिए कि एक नेता ने एक सपना देखा कि गांव के गरीबों को हम लैपटॉप देंगे और उस सपने को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा किया। इतनी दुर्गामी सोच का नेता, जिस नेता ने गांव के गरीब छात्रों को लैपटॉप दिया, जो लैपटॉप बड़े घरानों का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई का एक जरिया हुआ करता था, उनको श्री अखिलेश यादव जी ने गांव के गरीबों तक पहुंचाया। और श्री अखिलेश यादव जी ने जब 18 लाख लैपटॉप का वितरण किया तो उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि हम ब्राह्मण को दे रहे हैं, कि ठाकुर को दे रहे हैं, कि कायस्थ को दे रहे हैं, कि यादव को दे रहे हैं, कि कुर्मी को दे रहे हैं, कि कुहार को। उन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ये सोचा कि हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब और किसी भी पंथ के हों, अगर हमारा नौजवान पढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट से पढ़ेगा तो देश और दुनिया में, दुनिया के जो हमारे विकसित देश हैं उनसे मुकाबला कर सकेगा। दूसरी बात, तीसरी तो लेकिन एक समीर जी, मैं आपको रोकूंगा, तो उन्होंने एक जाति विशेष की बात क्यों की? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जब आप बोल रहे हैं कि सभी के लिए करते हैं तो जाति विशेष की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। समीर जी बहुत ही ऐसी हंसी हंस रहे हैं इस परिस्थिति में जिस समय इनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। कहने के लिए लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री, अरे जिसका पूरा कैबिनेट भ्रष्टाचार की आगोश में डूब चुका हो, जिसकी पूरी कैबिनेट भ्रष्ट हो चुकी हो, उसका मुख्यमंत्री और नेतृत्व करता कैसे ईमानदार हो सकता है? समीर सिंह जी, आप सोचिएगा और उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। और आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं। 36% हमने वोट हासिल किया है, उत्तर प्रदेश की महान जनता का भरोसा हमने जीता है और 2,96,00,000 से ऊपर हमने वोट पाया है और 125 से ऊपर हमारे एमएलए जीत करके आए। समीर सिंह जी,
14 चार्टर्ड प्लेन लेकर के उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे थे, 40 हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे, और देश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और आरएसएस के लोग थे उत्तर प्रदेश में डेरा जमा चुके थे, और उनके बीच में खड़ा होकर के एक यशस्वी नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 36% मत हासिल किया और आपके चेहरे को बेनकाब किया है। और रहा सवाल चुनाव आयोग का, आदरणीय हेमंत तिवारी जी का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन हेमंत तिवारी जी हम लोग का मन दुखित हो जाता है जब ईडी सीबीआई देश के विभिन्न राज्यों में चली जाती है, लेकिन एक भी सीबीआई का अधिकारी, एक भी ईडी का अधिकारी गुजरात की सीमा में प्रवेश क्यों नहीं करता? क्या देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां के व्यापारी सबसे ईमानदार है और देश के सारे राज्यों में सारे व्यापारी बेईमान है, चोर है, मक्कार है? हेमंत तिवारी जी, सवाल उठता है कि देश का सारा राज्य चोर और बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना दिया, और गुजरात में आज तक एक भी ईडी और सीबीआई का एक भी अधिकारी नहीं गया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? हम तो न्याय की उम्मीद करते हैं, हम तो लोकतंत्र में बहुत भरोसा रखते हैं, तो हमारे लिए न्याय की जो पद्धति होनी चाहिए और सभी के लिए समान होनी चाहिए। हम तो समाजवादी जीवन जीना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था में हम तो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हम तो जातीय समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, धार्मिक समानता की बात करते हैं, कभी हम भेदभाव की बात नहीं करते। हमारे लिए ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, दलित मुसलमान हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है जो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना था, आदरणीय नेताजी का सपना था कि रोजी रोटी दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। यह समाजवादियों ने नारा दिया था। दवा पढ़ाई सस्ती होगी, रोजी रोटी मुक्ति होगी, ये नारा हम लोगों ने बचपन से लगाया है, और बचपन से हम लोगों ने सपना देखा है कि कभी किसी को जाति के नाम पर, कभी किसी को धर्म के नाम पर, कभी किसी को भाषा के नाम पर, कभी किसी को लिंग के नाम पर अपमानित न किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितना हंस लें, याद रखें वो तारीख जिस दिन सत्ता बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढे जनता का सवाल नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। समीर सिंह, आपके ऊपर काफी आरोप लगा दिए, लगातार लगा दिए। आपकी मुस्कुराहट पर भी उन्होंने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो समीर सिंह जी तो अपनी सरकार पे, आदरणीय श्रेय जी, समीर सिंह जी तो अपने सरकार पे मुस्कुरा रहे हैं, और इनका जो तंज है, इनके मिनिस्टर्स ने इतने 4 महीने की 5 महीने की सरकार में मिनिस्टरों ने इनके मंत्रियों के ऊपर खिलाफ चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री खिलाफ। लेकिन अगर आप जो भी आरोप लगा रहे हैं उसमें चुनाव आयोग का क्या दोष है? अभी तो हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो हम सवाल नहीं खड़ा करते चुनाव आयोग। लेकिन आप जिस चुनाव आयोग, देखिए ना, नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप अभी एक आंकड़ा बता रहे थे 36% मिला जी, तो वो भी तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत ही आपको 36% मिला। आप छात्र बता रहे, सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए, ठीक है? आपने 100 से ज्यादा सीटें जीती, वो भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत ही आपको इतनी सीटें मिली। तो या तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दीजिए कि हम ना इस प्रतिशत 36% भी नहीं मानते, 100% भी नहीं मानते हैं ना किसी एक सिस्टम। आदरणीय श्रेय जी, आप हमारे बहुत सम्मानी हैं। एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों के साथ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा होता और प्रशासन अगर निष्पक्ष होता तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत। इसका जवाब समीर सिंह से ले लेते हैं। समीर सिंह वो कह रहे हैं कि अगर भाई निष्पक्षता होती तो आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव होते। 2017 में कौन मुख्यमंत्री था? ये हेमंत जी ने बताया, अखिलेश यादव जी थे। अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना, हेमंत जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे भाई सुन लो, अरे मनीष जी सुन लो ना, अपनी बात करिए, अब सुन लो, जवाब ले लो। 2014 और 2017 में मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे। और श्रेय जी, मैं तो उसी विषय पर आ रहा हूं, जब आप निर्वाचन आयोग पर प्रश्न लगाते हो तो यहाँ रिटायर्ड आईएएस बैठे हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, हरिश्चंद्र जी, हेमंत जी है, मनोज जी है। मैं चैलेंज देता हूं, निर्वाचन आयोग के परिधि में जब भी कोई कलेक्टर काम करता है तो कितना वोट बढ़ा किस विधानसभा में और कितना वोट घटा, इसका वो नोटिफिकेशन करता। आज उत्तर प्रदेश के 2017 से नहीं, मैं 2014 से चैलेंज करता हूँ। 2014 से 2022 तक किसी विधानसभा में, एक विधानसभा में अगर 20,000 वोट कटा हो, घटा हो, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता बता दे तो ये जो आरोप लगाएंगे मैं स्वीकार कर लाऊं। उस विधानसभा का नाम बताएं। अरे समीर जी, आपके सवाल का हम जवाब
आपके सवाल का जवाब तो हम टेलीविजन पर देंगे, लेकिन आपके चुनाव आयोग ने जो बात पूछा है उसका जवाब हम चुनाव आयोग को देंगे। समीर जी, चिल्लाओ नहीं, इनको चुप कराइए, इनका भाषण मैं सुन चुका हूं। अरे हमारा भाषण क्या सुनेंगे? मनीष जी बात करने की बोलने दीजिए। नहीं मनीष जी, बीच में टोकिए मत, बोलने दीजिए। देखिए आपकी बारी में भी नहीं कोई बोला, आप भी मत बोल लीजिए जी। जी, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं और 80 लोकसभाओं में जब भी विधानसभा का चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता, उसमें मतदाता कितने बने विधानसभा के अंदर और कितने बने कटे, ये निर्वाचन के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी उसका प्रकाशन करते और बताते हैं। मैं यहां तक कहता हूं, बूथ वाइज बताते हैं, वार्ड वाइज बताते हैं कि किस बूथ पर कितने बढ़े और कितने घटे। अगर किसी विधानसभा में 20,000 घटे, एक विधानसभा का ये नाम बता दे कि 403 विधानसभा में इस विधानसभा में 20,000 वोट घटा दिए गए, किसी विधानसभा में 3,40,000 वोट थे और 3,20,000 हो गए, और किसी में 4,10,000 थे और 3,90,000 वोट हो गए। किसी विधानसभा का नाम बता दीजिए। रही बात, अरे भैया बात तो कर लेने दो, या तो आप ही बोलो मैं ना बोलूं, मैं चला जाऊं यहाँ से उठ के? नहीं, आप भाषण कर लो, हम आपको सुन लेंगे, आपके नेता भाषण सुन सकते। आप बात तो सुनो यार, आप नैतिकता की बात करोगे, ईमानदारी की बात करोगे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अनैतिक, सबसे ज्यादा दुराचार, सबसे ज्यादा खराब आपकी सरकार में होगी। समीर सिंह जी, जब भ्रष्टाचार पर आप लोग बोलते हैं तो जनता हंसती है। 6 बरस से आप सरकार में हैं, भ्रष्टाचार पर क्या कर लिया आपने? किसे भ्रष्टाचारी बताते हो आप लोग? किसे बताते हो आप भ्रष्टाचारी? सरकार में हो क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया आपने सरकार में रह करके? 6 बरस आपकी सरकार होने जा रही है, उत्तर प्रदेश में किसे जेल भेज दिया आपने? चोर बेईमान और मक्कार हो आप लोग, भगवान के नाम पे झूठ बोलते हो, देवी देवताओं के नाम पे। चलिए हमको जवाब देने दीजिए, जवाब देने के नाम पे राजनीति करते हो, बात करने दीजिए, बात पूरी बात बोलने दीजिए, उसके बाद आपकी भी बारी आएगी। मुझे लगता है समीर सिंह से मेरा जी, समीर जी। अच्छा, मैं हेमंत तिवारी जी के पास चलता हूं। हाँ हेमंत जी, ये बताइए कि ये इतनी आसान बात है, आपने इतने लंबे समय तक पत्रकारिता की है, इतने चुनाव आपने कवर किए होंगे, क्या ये इतना आसान है? वोट कटना, कटवा देना, लिस्ट से नाम हट जाना, 2, 4, 6, 10 तो समझ में आता है। देखिए ऐसा है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं या पंचायत चुनाव होते हैं, वहाँ तो मैनिपुलेशन होता है, वहाँ सत्ता जिसकी उसकी बात चलती है। अखिलेश के टाइम पे यही हुआ, मुलायम सिंह साहब के टाइम पे यही होता था, मायावती के टाइम पे यही हुआ और योगी आदित्यनाथ के समय पे हुआ। ये तो मैं मान सकता हूँ, वहाँ 10-20% का उत्तर होता है, फर्क होता है। मतलब पब्लिक ने आपको मैंडेट इतना नहीं दिया कि आपके जिला पंचायत सदस्य पर आप जीत सके, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष आपका ही होगा, क्योंकि आप सत्ता में चलता है, सबने किया। पर एक ग्राम प्रधान के चुनाव में अगर 500 वोट, 1000 वोट कट जाए एक ग्राम सभा, भाई साहब, तो मर्डर हो जाता है। ये हत्याएं क्यों होती हैं? ये राइवलरी क्यों इतनी बड़ी रही है? वोट काटना इतना आसान काम नहीं है। और दूसरी बात, अगर इस तरीके से किसी के कहने पर कहीं के वोट काट दिए जाएं, तो आप जानिएगा उसका बहुत पहला, एकमात्र पहला रास्ता है, आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन को भी बुला सकता है ना। कोई गया कोर्ट, कोई कैंडिडेट जिसके असेंबली से कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 15,000 वोट काट दिए जाएंगे और वो 6,000 3,000 हार जाएगा, वो बैठा रहेगा? आप मुझे बताइए, नहीं संभव है। प्रथम दृष्टया ये बात खारिज होती है। हाँ, लोकल मैनिपुलेशन में कुछ वोट कुछ जगह के दाएं बाएं हो सकते हैं, वो भी 0.234% तक। अभी तमाम बातें हो रही थी, श्री मनीष जी ने कहा कि ईडी यूपी को नहीं आती। साहब, इस देश में जो सत्ता संचालन करता है, समय समय पर विभिन्न एजेंसियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करता रहा है, ये इतिहास है। अब किसने कितना दिमाग लगा कर लिया, उस पर डिपेंड करता है, किसने कब नहीं किया।
शेष शुक्ला, जब से आप पत्रकारिता में याद करके बता दीजिए कि सीबीआई या बड़ी प्रीमियर एजेंसी पर कब इस्तेमाल सत्ता के बेजा इस्तेमाल का आरोप नहीं लगता है। थोड़ा दिमागदार ज्यादा लगा लेता है। आपने कहा यूपी में नहीं आए, यूपी में श्रीमान जी ध्यान रखिएगा, गुजरात की बात कहा है, गुजरात की बात कहा है। यूपी में बड़े बड़े लोग हैं। हमने अरे गुजरात, मैं तो वही कह रहा हूँ, गुजरात नहीं गए, यूपी कहाँ है? नहीं, यूपी में कौन नेता पकड़ा गया? यूपी में जैसे चुनाव का समय था, यूपी में चुनाव का समय था, हमारी पार्टी के एमएलसी थे पम्मी जैन, उनके घर पे कन्नौज में छापा पड़ा कि नहीं पड़ा? डराने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? अरे पम्मी जैन छोड़िए भाई जी, ये बताइए जी, चाहे बहन जी हो जी, बहन जी के भाई जी, यादव जी का पूरा परिवार, ये आवश्यकता से अधिक आय अर्जित के मामले में अदालत में रहा है कि नहीं रहा? लगाना होता है, लगा दिए होते। उनके पास कई एजेंसीज हैं, यूपी में तो कहीं नहीं लगी, चूंकि अवस्था नहीं थी। तो श्रीमान जी, मैं यही कह रहा हूं, जिसके पास सत्ता है, सत्ता जनित जितने लाभ हो सकते हैं सब लेने की कोशिश करते हैं। कोई 40% ले लेता, कोई 2% ले लेता, लेकिन अगर कोई ये कहे कि 20,000 रोड कटवा दिया, 15,000 रोड कटवा दिया, किसी डीएम की हैसियत नहीं है, वो सेवा से च्युत हो जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में गया, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गया कि किसी डीएम जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, हरिश्चंद्र जी बैठे हैं, ये भी कई जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश शासन में वरिष्ठ पद बैठे रहे, वो शासन मैंने देखा। लेकिन मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, अगर किसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने 20,000, 15,000, 18,000 वोट कटवा दिया श्रीमान जी, तो अपना आईएएस की नौकरी नहीं छोड़ेगा। या तो एकदम कोई महाबेईमान आदमी हो जो पीसीएस से प्रमोटी हो, 1-8 साल की नौकरी हो, किसी लेवल पर जा सकता हो, किसी कहने कुछ कर सकता हो, वही ऐसा दुस्साहस कर सकता है। कोई आईएएस अफसर अपनी नौकरी को उस पर नहीं रखेगा। हरीश जी से पूछता हूं मैं, जी जी जी, किसी मुख्यमंत्री किसी सत्ता को, सुनिए जी, किसी मंत्री किसी सत्ता को खाली ऑब्लाइज करने के लिए या अपनी भावी तरक्की को, अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा देगा। मैं हरीश जी के रुख करता हूं। हरीश जी, ये बताइए कि आप तमाम जगह पर डीएम रहे होंगे, ये नाम जुड़वाने का तो हमने सुना है कि जो चुनाव आयोग है वो नाम जुड़वाने के लिए पूरा एक अमला लगा देता है, लेकिन नाम कटवाने के लिए कहीं नहीं सुना है। मतलब आमतौर पर तो नहीं सुना कि नाम कटवाया जा रहा है, किसी का नाम जुड़ा जाता है। आपको लगता है कि ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये इतना आसान है? और 15-20 हजार वोट आपने कभी अपने जीवन काल में देखा? बताना चाहूंगा जी, हमारे जीवन काल की तो बात छोड़िए, हमारे जीवन काल में तो जब हम लोग देखना होता था, ये देखना उस समय गिना जाता था कि कौन करप्ट अफसर है, मुट्ठी भर, यानी अगर ये होता था कि कौन सा करप्ट अफसर है तो मुश्किल से 5-7% पाए जाते थे। आज तो हालात ये है कि अब ये देखना कि कौन कौन ईमानदार अफसर है बड़ा मुश्किल हो गया। जब हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, तो मैं ये मान सकता हूं कि अधिकारी किसी स्तर पर जा सकते हैं। और मैंने अपने करियर में, यानी 1974 से मैं आईएएस में हूं, मैंने ये नहीं देखा कि इस तरह के अफसरों को किसी सेवा से च्युत किया गया। और देखिए, प्रश्न ये होता है कि चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव की बात होती है। जस्टिस इज नॉट टू बी डन बट इट शुड अपीयर टू बी डन। किसी तरह से करप्ट प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो या मुख्य चुनाव आयोग हो, लेकिन आज के जमाने में हो रहा। मैंने ये भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, पोलिंग अफसर, पोलिंग पार्टी जब बूथ पर जाती है तो उनको सरकार टीए सब चीजों की व्यवस्था करती है, लेकिन फिर भी मैंने पॉलिटिकल पार्टी को देखा है कि उनके लिए जब से पोलिंग पार्टी पहुंचती है उनके लिए खाने की व्यवस्था, दिन में खाने की व्यवस्था, ये भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है। और दूसरी बात है कि किसी अपोजिशन पार्टी को चुन चुन करके उनको ईडी का रेड कराया जा, सीबीआई का रेड कराया जा, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य का है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ।
तो इस तरह से टेरराइज करना भी चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मैं आपको एक अपना दृष्टांत बनाना चाहूंगा। मैं गोरखपुर बस्ती का मंडलायुक्त था। वहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर ने कहा कि उस समय के तत्कालीन शायद हरिशंकर तिवारी जी थे, चुनाव हो रहा था, पोलिंग हो रही थी, उस समय दल बल के साथ गए और टेरराइज किया। मैंने बल्कि टीएन शेषन साहब ने तो कहा था कि इसको जांच कराई जाए और डीएम को कहा था कि सस्पेंड कर दिया होता। मैंने डीएम से कहा कि भैया अगर लोगों को लगता है कि निष्पक्ष वोटिंग नहीं हुई तो चुनाव कराने में क्या अर्ज है। मैंने फिर से उसकी रीपोलिंग कराई। तो जैसे मैंने कहा था कि जस्टिस इज नॉट टू बी डन, और ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश में संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति, धर्म, मजहब, लिंग का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस देश में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रूप रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता हो और इस तरह से वोट काटने की व्यवस्था, जोड़ने की व्यवस्था हो, तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य। ये मैं नहीं कह सकता कि अफसर नहीं करते। आज के मौजूदा काल में अफसर किसी हद तक अपनी पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफर के लिए जा सकते हैं, तो ये मैं नहीं कह सकते। मेरे पास इस समय कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां बताती हैं कि निश्चित रूप से टेरराइज करने का, अफसरों को ऊपर दबाव डाला करके गलत काम कराए जाते हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। मनोज जी ये बताइए कि ये जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन के पास भी गए तो एक जाति विशेष की बात करके, दो जाति विशेष की बात करके मुद्दा उठाया गया। उस मुद्दे में कितना दम है, क्या जवाब दिया जाएगा, वो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये मुद्दे जो हैं ये जनता के बीच में जाते हैं और कुछ असर डालते हैं, आपको लगता है? देखिए, अगर मुद्दे साबित हो जाए तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है, राजनीति में राजनीतिक आवाज़, जैसे अभी हरिशन जी को मैं सुन रहा था, वो एक सीनियर IAS है, उन्होंने संभावनाओं से इनकार नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया करप्ट प्रैक्टिसेज के। प्रश्न ये है कि टीएन शेषन साहब भी थे, करप्ट प्रैक्टिसेज की बात उस समय भी थी, लेकिन लोगों ने माना कि नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। दूसरा, अगर बार बार आरोप लग रहे हैं, ठीक है, साबित हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ना साबित है, नॉट प्रूव्ड है, मान लिया, प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड है, ये मान लिया गया। लेकिन यदि ऐसे आरोप लग रहे हैं तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक नाम जोड़ने या कटवाने की बात, आप देख लीजिएगा, नाम जुड़ते भी हैं तो नाम कटते भी हैं। ऐसा नहीं कि नाम नहीं कटते हैं, उनके नाम कटते हैं जो अब वहां नहीं है। बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम कहीं से आए, हमारा नाम वहां भी हो लोकसभा में या विधानसभा में, आज यहाँ है तो नाम कटेगा। हो सकता है उनके नाम भी काट दिए जाए जो वहां हो, ये बताते हुए कि अब वहां नहीं है, ये भी तो बताया जा सकता है। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नाम कटने की संभावनाओं से तो इनकार कीजिए, क्योंकि नाम जोड़ना और नाम कटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहीं कटेगा तो कहीं जुड़ेगा भी ना, जाकर जुड़ेगा, दोनों प्रक्रियाएं हैं। नाम कटता भी है, नाम जुड़ता भी है। हो सकता है अंतिम से जो सूची प्रकाशित होती है उससे पहले नोटिफिकेशन भी होता है, और नाम जो कटते हैं या तो वो मतदाता मृत घोषित हो जाता है, या वहां से कहीं माइग्रेट कर गया, वहां न हो तो उसके नाम कट जाते हैं, या पागल और दिवालिया हो गया हो तो चलिए उसके नाम कट जाएंगे, और नाम जुड़ते भी हैं। तो नाम काटने की इस प्रक्रिया में यदि कहीं ऐसे लोगों के नाम भी कटे हों, भाई हिंदुस्तान में तो जिंदा लोगों को अब उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया जाए तो कागजों में जिंदा साबित करने में बरसों बीत जाते हैं, तो नाम कटने और जुड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल यदि कोई आरोप लगा रहा है तो हमें सिरे से नहीं नकारना चाहिए, लेकिन उस राजनीतिक दल को जिसने आरोप लगाया है उसे भी अपनी बातों को साबित करने का, 10 नवंबर है, उसे भी निश्चित रूप से अपनी बातों को साबित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राजनीति में साख बहुत बड़ी चीज होती है, यदि वह राजनीतिक दल साबित नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से अपनी साख खो देगा। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 की पार्टी है, तो निश्चित रूप से उन्हें साबित करना चाहिए। और नाम कटने जुड़ने या हरिशन जी कह रहे थे, या अधिकारियों की मिलीभगत से नाम न जुड़ने, उनको गायब करने की परंपरा हो सकती है, प्रथा हो सकती है, या ऐसा हो सकता है। जी, मैं अभिषेक पांडे का रुख करूंगा। अभिषेक, अखिलेश यादव ने पहले एक
बयान दिया, उसके बाद सिस्टमेटिकली एक ट्वीट किया। इसके पॉलिटिकल मायने क्या निकालते हैं आप? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत पहले से सुना जाता है। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आज एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन 12 से 17 के बीच में जो बाई इलेक्शंस होते थे तो यही आरोप बीजेपी वाले लगाते थे कि आप सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, नाम हटवाया जा रहा है। लेकिन जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि 20,000 नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। जैसा अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे कि अगर हटे होंगे तो हो सकता है कहीं जुड़े भी हों ये नाम। तो यही एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि इतने सालों में चुनाव आयोग ने अपने आप को साबित किया है इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में। उस पर सवाल उठाया गया है, उसके बावजूद अखिलेश यादव को मौका मिला है कि आप इस बात को सही साबित कीजिए। उस प्रक्रिया को फॉलो भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी जगहों से डिटेल मंगाई जा रही है कि जहां जहां नाम कटे हैं शपथ पत्र के साथ उसको दिया जाए, तो ये पता चल जाएगा कितनी सच्चाई है इसमें। दूसरा एक आरोप लगाया गया कि एक जाति विशेष के अफसरों को, ये अखिलेश यादव को कहने की जरूरत ही नहीं थी। एक फोर्स का आदमी शपथ लेता है सबकी सुरक्षा के लिए, अगर किसी के नाम के सरनेम को देख करके कहा जाए कि ये हमारा है ये उसका है, तो जाहिर तौर पर अविश्वास पैदा होता है। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस गोला विधानसभा चुनाव में जिसको लेकर के पूरा विवाद पैदा हुआ है पुलिस वालों के सरनेम को लेकर के, समाजवादी पार्टी कहीं चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अखिलेश यादव वहां प्रचार के लिए ही नहीं गए, यानी बहुत सीरियसली उस चुनाव को नहीं लिया जा रहा है। तो इन तीनों चीजों को देख के समझ में आता है कि विपक्ष में जो दल बैठता है उसको कई चीजों का नुकसान होता हुआ महसूस होता है। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था यही है कि चुनाव होता है, चुनाव में लेट द बेस्ट मैन कम विन, जो सबसे अच्छा हो वो जीत के आता है। जनता जिसको पसंद करती है उसको सराखों पे बैठाती है। जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सिंह जी आपका शुक्रिया, मनोज पांडे जी आपका शुक्रिया, हरीश जी आपका शुक्रिया, हेमंत तिवारी जी आपका शुक्रिया, समीर सिंह जी आपका शुक्रिया और अभिषेक पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि चुनाव आयोग पर जब सवाल उठाए गए तो उसके बाद तमाम तरह की आपने प्रतिक्रियाएं देखी, रिएक्शंस देखी। और सियासत भी यही है, सियासत ऐसी है कि वो हर जगह पे कोई ना कोई मुद्दा खोजने की कोशिश करती है ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए। लेकिन इस बार इस मौके पर ये जो दांव अखिलेश यादव ने खेला है और चुनाव आयोग पर जो निशाना साधा है उसका जवाब उनको 10 नवंबर को देना है। अब 10 नवंबर को वो कितनी मजबूती से जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे मनोज पांडे जी ने बोला कि कहीं ये बैकफायर अगर कर गया तो फिर साख का सवाल उठता है। लेकिन अभी ये सब कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा 10 नवंबर का। 10 नवंबर को वो अपने जो आरोप हैं उनको कितनी मजबूती से रखते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।